हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अपने चैनल के माध्यम से 21 क्वेश्चन लेकर आए हैं पेडागोजी के, जो कि आने वाली सीटेट की परीक्षा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे और इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आने के चांस। तो आप हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पहला क्वेश्चन है हमारा, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला या जिसे हम इग्रेट पक्षी भी कहते हैं, पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, बताइए। इसका पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। जो बगुला होता है वो भैंस की पीठ पर जो है वो क्या खाता है, परजीवी कीट खाता है। ठीक है, बाकी जो तीन ऑप्शन है वो हमारे गलत हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तो आप हमारी इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। पहला ऑप्शन है इसका, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया कराने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। चौथा ऑप्शन है, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन हमारा एकदम सही है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया कराने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। तो अवलोकन की जो कुशलता है इसमें उसका क्या करता है, ये विकास करता है। रेलवे टिकट को अगर हम उसमें दिखाते हैं, उसका नमूना दिखाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। तो पहला ऑप्शन है, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों को तकनीकी शब्दावलियों और परिभाषाओं से परिचित कराना। चौथा ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना। तो बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य जो निरूपित करता है उसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। जो बच्चों के अनुभव होते हैं उनको जब बाहरी दुनिया से हम जोड़ेंगे तो उससे हम ज़्यादा बेटर से बेटर हम उनको ज़्यादा सिखा सकते हैं और बच्चे उसका अध्ययन अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला ऑप्शन है, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। दूसरा ऑप्शन है, दत्त कार्य अभिभावक को भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। चौथा ऑप्शन है, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। तो दोस्तों बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन हमारा पहला सही होगा, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। जो दत्त कार्य होता है वो सूचना खोजने में और अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है, बच्चे द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों को स्वयं सीखने योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। चौथा ऑप्शन है, उच्च कक्षाओं में किया जा सकता है तथा उनका अनुकरण करने के लिए। तो बताइए कौन सा इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। बच्चे जो है वो कब सीखेंगे स्वयं, जब उनको सरल प्रयोग दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपलों का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। तो बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका कारण क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। दूसरा ऑप्शन है, उसकी झोपड़ी
के अंदर और बाहर प्रदूषण या वृद्धावस्था। तीसरा ऑप्शन है ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गई होगी। चौथा ऑप्शन है जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया होगा। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें चौथा ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया होगा। ये 21 क्वेश्चन है और इन 21 क्वेश्चनों को आप अंत तक जरूर पढ़ना। इसमें से लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलने के चांस है। अगला क्वेश्चन है दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे। तो पहला ऑप्शन है बच्चे को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। नंबर 3 ऑप्शन है पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। चौथा ऑप्शन है प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। तो इसमें प्यारे दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें एकदम सही होगा, जिसमें है बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पाठ को रोचक बनाने के लिए क्या करेंगे हम, बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम रुचि नहीं ले रहे हैं तब की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई, भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षा रहेंगी। तो जो अपेक्षाएं आपकी वो क्या रहेंगी। पहला ऑप्शन है यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पर पहुंचाने के बाद आपको से उन्हें पूछना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है उन्हें आनंद में उठाना चाहिए। चौथा ऑप्शन है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। ये ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन है रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से दो डोरियों में अलग करती है। तो दो ढेरियों में क्या करती है, अलग करती है। रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से दो ढेरियों में अलग करती है। तो पहली ढेरी में क्या कर रही है कि केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, अखबार, ये पहली ढेरी में डालती है। दूसरी ढेरी में जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने, ये दूसरे ढेर में डालती है। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। रीना ने दो ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। तो कौन से आधार होंगे उसके। पहला ऑप्शन है घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा है, दुर्गंध, दूसरा ऑप्शन है दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है, तीसरा ऑप्शन है अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले, और चौथा ऑप्शन है पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया सकता है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। पहले वाले जो हैं वो अपघटित होने वाले हैं और दूसरे जो हैं अपघटित होने वाले नहीं हैं। तो इसलिए वो उसी हिसाब से अलग अलग ढेरों में उस कूड़े को डालती है। जो ढेर अपघटित होने वाला उसको अपघटित में, जो अपघटित नहीं होने वाला उसको अपघटित नहीं होने वाले में। अगला क्वेश्चन है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। पहला ऑप्शन A.K. बनर्जी, दूसरा ऑप्शन सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा ऑप्शन अमृता देवी बिश्नोई, चौथा ऑप्शन मेधा पाटकर। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा।
तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन को बल दिया था। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, पहला ऑप्शन हीन ताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार से कमी लाते हैं। तीसरा ऑप्शन है, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में ला जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है पहला वाला एकदम करेक्ट है। हीन ताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। क्या आवश्यक है? विटामिन। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें नंबर 1 फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, नंबर 2 कीड़ों को दूर रखने के लिए, नंबर 3 चिकना और साफ बनाने के लिए, नंबर 4 खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा भी गया है और आया हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इनको ज़रूर पढ़ें और हमारी इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहें। और साथ में आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो इसका ऑप्शन हमारा दूसरा एकदम सही है, कीड़ों को दूर रखने के लिए। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें और सब्सक्राइब के साथ लाइक भी करें और कमेंट जरूर करें। दूसरा ऑप्शन हमारा जो कीड़ों को दूर रखने के लिए जो है, हम गाय के गोबर से अपनी झोपड़ी और दीवारों को जो है हम क्या करते हैं, फर्श को लीप देते हैं, दीवारों को लीपते हैं और फर्शों को हम गाँवों में लीपते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसान दानों को जो है वो, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, तो क्या है इसका ऑप्शन है? निष्पावन। ठीक है, निष्पावन करता है, जब दानों को अलग करता है तो उसका मतलब क्या है? निष्पावन करता है। अगला ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा उद्देश्य नहीं है, जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। दूसरा ऑप्शन है, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। चौथा ऑप्शन है, बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना। तो बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट होगा? इसमें हमारा ऑप्शन जो होगा वो पहला एकदम करेक्ट है, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। क्योंकि देखो ऊपर नहीं का प्रयोग किया गया, ठीक है, भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने नहीं देना। वो कह रहा है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है, पहेलियाँ शामिल करने का जो है इसमें कौन सा उद्देश्य नहीं है। अगर पर्यावरण अध्ययन में हम पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल कर रहे हैं तो उनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं हो सकता? बाकी तीनों उद्देश्य हैं, लेकिन हमारा पहला उद्देश्य नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष जिसका रक्त ओ है, ठीक है, रक्त कैसा है? ओ, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना है। नंबर 1 25%, नंबर 2 75%, नंबर 3 50%, नंबर 4 100%। तो कितनी संभावना होगी ओ का, ओ ग्रुप वाले, ओ रक्त जिसका रक्त ग्रुप ओ है, उस पुरुष ने ए ग्रुप वाले, ए रक्त ग्रुप वाली महिला से शादी की है, तो उसके जो बच्चे होंगे उनका ओ ग्रुप होने की संभावना कितनी होगी? 50% होगी। फिर कितनी होगी? 50%। इस हमारा ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, टूटता तारा उल्का है, तो क्या है ये? नंबर 1 उल्काब जो पृथ्वी से वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। नंबर 2 एक समान गति से चलने वाला तारा। नंबर 3 एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। नंबर 4 एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? इसमें हमारा पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, उल्काब जो पृथ्वी से वायुमंडल में प्रवेश करने से आग पकड़ लेता है। ठीक है, ये हमारा एकदम सही है। अगला 85 क्वेश्चन, क्वथन, जो क्वथन होता है, क्वथन जिसे हम कहते हैं
उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। पहला, क्वथन में द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। दूसरा, क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण से नहीं देखा जा सकता। नंबर 3 ऑप्शन, क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा एकदम करेक्ट होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया भी है। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। पहला ऑप्शन, अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। नंबर 2, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। नंबर 3, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। नंबर 4, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा, बताइए। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, तो प्राथमिक स्तर पर कौन सा हमारा ऑप्शन में जो पॉइंट है वो शामिल होना चाहिए? तीसरा ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट होगा। तो तीसरा ऑप्शन है, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। जो प्राथमिक स्तर पर हम आकलन करते हैं वो इसी प्रकार से करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों? अर्थात क्योंकि क्या कारण है उसका? पहला ऑप्शन है नींबू का, क्योंकि नींबू का घनत्व नमकीन पानी से अधिक हो जाता है। नींबू का घनत्व नमकीन पानी से कम हो जाता है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा? बिल्कुल सही, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। जो नमकीन पानी का घनत्व होता है वो साधारण पानी से क्या होता है? अधिक होता है। देखो दोस्तों, कोई भी चीज़ तैरेगी जिसका घनत्व ज़्यादा होगा, अगर पानी का घनत्व ज़्यादा होगा, ठीक है, तो तभी उस पर कोई वस्तु तैर सकती है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि नंबर 1, कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। नंबर 2, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। नंबर 3, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। नंबर 4, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा एकदम सही होगा? जो पके हुए चावल है वो रेफ्रिजरेटर जो फ्रीज होता है उसमें अपेक्षाकृत लंबे समय तक जो है वो परिरक्षित का मतलब है सुरक्षित रखे जा सकते हैं। कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा? ये ऑप्शन हमारा तीसरा नंबर, ऑप्शन नंबर 3 हमारा एकदम करेक्ट होगा। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। जो कम तापमान है उसमें हमारे जो किसी भी चीज़ के रोगाणु हैं वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। ठीक है, ठंडी चीज़ ज़्यादा समय तक सुरक्षित रह सकती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? तो मलेरिया की पहचान किसकी उपस्थिति में होती है रक्त की जांच में? नंबर 1, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। नंबर 2, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। नंबर 3, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। नंबर 4, रक्त में मच्छर के लावे। तो बताइए रक्त में कौन सी चीज़ ऐसी पाई जाती है जिससे हम पहचान करते हैं कि आपको मलेरिया है? नंबर 2 ऑप्शन इसका सही है, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी पाए जाते हैं जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। नंबर 1 ऑप्शन है, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। नंबर 2, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। नंबर 3, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। नंबर 4 है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा एकदम करेक्ट होगा? दोस्तों, जो भी हमारे नए व्यूअर हमारे इस चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें
और साथ में लाइक का बटन भी दबा दें और कमेंट ज़रूर करें। और जब सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बाद में बेल आइकन आएगा, तो बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा ठीक, वो चौथा ऑप्शन सही है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति